Good afternoon, everyone. Today we will start next topic, beginning of settled life in villages. ओके, जैसा कि हमने देखा अर्लियर वीडियो के अंदर क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि जो नियोलिथिक मैन था धीरे धीरे उसने फार्मिंग करना, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया और साथ में एनिमल्स को रियर्ड करना, हर्ड करना, मतलब उनको डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया। मीन्स पशुपालन भी, फार्मिंग के साथ साथ उसने पशुपालन भी स्टार्ट कर दिया। ओके, और उसके साथ साथ जब उसने एग्रीकल्चर स्टार्ट किया तो उसे प्लांट्स की केयर के लिए उसे मतलब ये फील हुआ कि उसे अब एक प्लेस पर ही परमानेंट सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो इधर से उधर मूव करता रहेगा तो प्लांट को कैसे केयर किया जा सकता था। तो इसीलिए उसको अब ये फील होने लगा कि अगर उसको फार्मिंग करनी है तो इसके लिए तो उसको प्लांट की टेक केयर करने के लिए एक प्लेस पर काफ़ी लंबे टाइम पीरियड तक रहना पड़ेगा। तो इसी की वजह से धीरे धीरे अर्ली मैन था जो वो पहले क्या करता था, इससे नियोलिथिक टाइम से पहले का जो मैन था वो क्या करता था, वो नोमैड था। मतलब नोमैड मीन्स जो एक प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करता था अपने फूड के लिए, अपने फूड की सर्च के लिए, वाटर की सर्च के लिए। ठीक है, लेकिन अब नियोलिथिक मैन जो है वो एक सेटल लाइफ उसने स्टार्ट कर दी। विद द एडवेंट ऑफ एग्रीकल्चर कम्युनिटी लाइफ बिगन। जब एग्रीकल्चर की स्टार्टिंग हुई, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, तो उसके साथ साथ ही कम्युनिटी लाइफ की भी शुरुआत हो गई। अ नियोलिथिक विलेज, कम्युनिटी लाइफ क्या था बच्चे? कम्युनिटी लाइफ मतलब मान लीजिए यहाँ एक फैमिली ने अपना घर बनाया और वो रहने लगे, उसके साथ ही एक फैमिली ने और वहाँ घर बनाया। इस तरह से पास पास घर बनने लगे, मतलब यहाँ लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। ठीक है, अब ये सारी इतने सारे जब फैमिलीज एक साथ रहने लगेंगी तो वो पूरी एक कम्युनिटी बन गया, एक समुदाय बन गया। ओके, कम्युनिटी मतलब पूरा एक समुदाय। तो लोगों ने एक समुदाय में रहना भी स्टार्ट कर दिया। अ नियोलिथिक विलेज कंसिस्टेड ऑफ अ फ्यू क्लोजली बिल्ट हाउसेज सराउंडेड बाय अ कॉमन फेंस। अब जो नियोलिथिक विलेज थे, नियोलिथिक मैन ने जहाँ पर रहना स्टार्ट किया उन विलेजेस में उसने क्या किया, आसपास अपने घर बनाने शुरू कर दिए और जो भी चीज़ें उसकी नेचर के थ्रू दी हुई थी वो उस पर अपना कॉमन राइट उनका होता था। मतलब कॉमन फेंस मतलब आसपास की जो भी चीज़ें थी उन सब पर कॉमनली सबका राइट होता था। देयर वॉज नो इंडिविजुअल ऑनरशिप, और किसी का कोई इंडिविजुअल ऑनरशिप नहीं होता था। इंडिविजुअल का मतलब पर्टिकुलर किसी एक पर्सन का, पर्टिकुलरली किसी एक स्पेशल व्यक्ति का कोई ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक नहीं होता था। किस पर? वहाँ पर जो भी अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज थे, जैसे कि लैंड, वाटर और फार्म्स। तो नेचुरल जो भी चीज़ें होती थी, नेचर ने दी हुई जो भी रिसोर्सेज थे, उन सभी पर पूरी कम्युनिटी का राइट होता था, ना कि किसी एक इंडिविजुअल का। ठीक है, इंडिविजुअल समझ में आ गया ना, कि कोई एक पर्सन, पर्टिकुलर एक पर्सन। द होल ट्राइब ऑन दैम कलेक्टिवली, पूरी जो ट्राइब थी वो सभी कलेक्टिवली एक साथ रहते थे और सभी का उस पर, उस प्रॉपर्टी पर जो नेचर ने दी हुई रिसोर्स थी, सभी पर इक्वल उसका राइट था। With time, the groups that lived together became close-knit and began sharing the same customs, beliefs and ways of worship. अब जैसे जैसे टाइम पास हुआ तो ये सभी ग्रुप एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे और धीरे धीरे उनके क्लोज नेट मतलब क्लोज रिलेशन उनके बन गए। एंड बिगन शेयरिंग द सेम कस्टम, और उन्होंने अपने एक जैसे रीति रिवाजों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उनके एक ही जैसे बिलीव्स थे, विश्वास थे, और उनका जो वर्शिप करने का वे था, पूजा करने का जो तरीका था, वो भी सेम था। ठीक है, लेटर सच ग्रुप्स डेवलप्ड इनटू ट्राइब्स, बाद में इस तरह के ग्रुप जो है वो ट्राइब्स में डेवलप्ड हो गए। यू कैन फाइंड मैनी ट्राइब्स इवन टुडे इन रिमोट फॉरेस्ट एरिया। अब देखिए, आज भी हम इस तरह की ट्राइब्स जो है देख सकते हैं, और ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? उन फॉरेस्ट एरियाज में जहाँ जो कि हमसे बहुत दूर है। ठीक है, दैट हैव नॉट एडेप्टेड दमसेल्व्स टू द चेंजिंग टाइम्स। अब ये आज भी जो ट्राइब्स हैं वो क्यों हमें देखने को मिलती हैं? क्योंकि वो टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, टाइम के साथ अपने आप को वो बदल नहीं पाए। ठीक है,
और वी कैन से डेवलपमेंट हैज़ नॉट रीच दैम टू एंड द ट्रेट्स ऑफ अर्ली लाइफ स्टाइल कैन स्टिल बी ऑब्जर्व इन दैम। या हम ये भी कह सकते हैं कि उन तक वो डेवलपमेंट की, वो विकास करने की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाई। एंड द ट्रेड्स ऑफ अर्ली लाइफस्टाइल कैन स्टिल, और जो पहले की अर्ली पीपल का लाइफस्टाइल था आज भी वो उनके अंदर देखने को मिल जाता है। ट्रेड्स ऑफ अर्ली लाइफस्टाइल मतलब, ट्रेड्स का मतलब होता है सिम्टम, लक्षण, विशेषता उनकी। मतलब जो अर्ली लाइफस्टाइल थी, पहले के लोगों की जैसा जीवन था, वही जीवन के लक्षण आज भी लोगों की, उन कौन से लोगों की, ट्राइबल पीपल के, जो हमसे दूर रहते हैं, ठीक है, मतलब जिन्होंने टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया, उन लोगों की लाइफ में आज भी इस तरह के टेस्ट सिम्टम देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब ट्राइबल पीपल, बच्चे यहाँ ये कंफ्यूजिंग हो सकती है कि आप सोचोगे अब कोई ऐसे ट्राइबल पीपल भी हैं जो थे तो वो ट्राइबल पीपल, लेकिन टाइम के साथ उन्होंने मूव कर लिया, सिटीज़ की तरफ मूव करा और धीरे धीरे वो सिटीज़ में रहने लगे, ठीक है। उन एरिया से जहाँ वो रहते थे वहाँ से वो उस एरिया को छोड़कर डेवलप्ड एरिया में आ गए। धीरे धीरे उन्होंने उनके साथ अडेप्ट कर लिया, उनके साथ उनके तौर तरीके सीखने वो लगे। तो इसका मतलब वो ट्राइबल पीपल तो अपने आप को डेवलप्ड कर रहे हैं, मतलब उनकी लाइफ में चेंजेस हो रहा है। लेकिन ट्राइबल पीपल किनकी यहाँ बात हो रही है, जिन्होंने टाइम के साथ चेंज नहीं किया, जो आज भी अपनी अलग ही एक कम्युनिटी में अपने अलग प्लेस पर ही रहते हैं, उनका हम लोगों से कोई मतलब कनेक्शन नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आता है रिलीजियस बिलीव्स एज द फोर्सेस ऑफ नेचर लाइक वाटर, फायर, रेन, थंडर, अर्थ, मून, स्टार एंड सन फ्राइटेंड द नियोलिथिक मैन। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि जो नेचर के दिए हुए फोर्सेस, मतलब नेचर ने जो भी चीज़ें दी हुई हैं, जैसे वाटर हो गया, फायर हो गई, रेन, थंडर, ये सभी, मून, स्टार, सन, सभी क्या हैं, नेचर के दिए हुए गिफ्ट हैं। अब नेचर की जब ये चीज़ें कई बार क्या करती हैं, इनका कुछ मतलब क्रूर रूप भी हमें देखने को मिलता है। कैसे कि मान लीजिए अब रेन है, रेन एकदम से अगर हैवी हो जाए तो आसपास के पूरे एरिया को ही डिस्ट्रॉय कर देती है ना, फ्लड आ जाती है रेन के थ्रू। तो ये एक उसका आक्रोश रूप हमें देखने को मिलता है। कई बार जो रेन होता है तो उस टाइम थंडर स्टॉर्म, पूरी गड़गड़ाहट, बिजलियाँ चमकती हैं और पूरी गड़गड़ाहट के साथ बारिश होती है। इन सभी चीज़ों से, या सनलाइट बहुत ज़्यादा एकदम से बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, सनलाइट बिल्कुल स्कॉर्चिंग हो जाती है, सूखा अकाल पड़ जाता है। तो ये सभी नेचर के वो चीज़ें हैं जिनसे नियोलिथिक मैन जो है डरता था, ठीक है। अब उन्हीं से बचने के लिए उसने क्या सोचा कि अगर ये नेचर से, अगर हम नेचर को इसकी वर्शिप करें, उसकी पूजा करें, तो शायद इसका जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो शांत हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए नियोलिथिक मैन ने इन नेचर की चीज़ों को पूजना स्टार्ट कर दिया, वर्शिप करना। क्यों? क्योंकि नेचर की ये चीज़ें उनको फ़ायदा भी तो देती थी, उनको फूड उनसे मिलता था, ग्रेन उसी की हेल्प से ग्रो कर पाते थे, नेचर की चीज़ों की वजह से ही। तो इसीलिए नेचर जो प्रकृति उन्हें दे रही थी, उसका वो धन्यवाद करने के लिए, उसको थैंक यू करने के लिए उसकी वर्शिप करने लगे। और उससे जो भी साइड इफ़ेक्ट होता था, मतलब जिनकी वजह से वो डरता था, तो उन सभी से बचने के लिए, अपने डर को भी दूर करने के लिए वो नेचर की वर्शिप करता। ही इवन वर्शिप द काउ सो एज टू थैंक हर फॉर प्रोवाइडिंग मैनी थिंग्स। अब देखिए, नियोलिथिक मैन जो है गाय की भी पूजा करने लगा था। क्यों? ये थैंक करने के लिए, क्योंकि गाय जो है बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती थी उन्हें, जैसे मिल्क प्रोवाइड करती थी, घी प्रोवाइड करती थी, ठीक है। अब जो उनका काऊ का जो डंग होता है, उससे वो अपने उपले कंडे बना सकती थे, उसको एक वो फ्यूल के रूप में ईंधन के लिए यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो गाय की तो बहुत सारी चीज़ें, औषधि के लिए भी यूज़ किया जाता है गौमूत्र को। तो गाय जो है उसे क्यों पूजा जाता था, क्यों पूजा जाने लगा? क्योंकि उनसे उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। एंड द स्नेक बिकॉज ही फियर्ड इट्स वैनम। अब देखिए, उसने स्नेक को भी पूजना स्टार्ट किया। स्नेक को क्यों पूजना स्टार्ट किया? क्योंकि स्नेक के जहर से उसे डर लगता था, ठीक है, इसलिए, ताकि स्नेक
उसे मतलब बिट ना करे और उसका जो पॉइजन उसकी बॉडी में ना फैले, तो इसलिए वो स्नेक से अपने प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए उनको भी पूजने लगा था। नेक्स्ट आता है डिस्पोजल ऑफ द डेड। अब डिस्पोजल ऑफ द डेड का मतलब जो मृत व्यक्ति होता था उसकी बॉडी को किस तरह से निपटाया जाता था। मतलब निपटाने का मतलब यहाँ, अब डेड बॉडी को ऐसे ही ओपनली तो नहीं फेंक देंगे। ओपनली अगर फेंक देंगे या ऐसे ही पड़े रहने देंगे किसी की डेड बॉडी को, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसमें से स्मेल आने लगेगी, सड़ने लगेगी बॉडी, गलने लगेगी, जिसकी वजह से उसमें कीड़े भी हो जाएंगे और धीरे धीरे वो बॉडी सड़ गल कर पूरे आसपास के एनवायरनमेंट को भी गंदा कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए मरने के बाद, अब जैसे आप देख सकते हो कि कई बार क्या होता है किसी एनिमल कि जब मतलब कोई एनिमल मर जाता है और ऐसे ही ओपनली वो बाहर पड़ा रहता है तो उसके अंदर से कितनी गंदी स्मेल आती है। तो सोचिए अगर ह्यूमन की बॉडी अगर ऐसे ही पड़ी रहेगी तो उसमें से क्या स्मेल नहीं आएगी, वो तो और भी ज़्यादा बड़ी बॉडी है। तो इसीलिए जो मैन था, नियोलिथिक मैन, उसने अब ह्यूमन की बॉडी को, मरे हुए व्यक्ति की बॉडी को दबाना स्टार्ट कर दिया था, उसको डिस्पोज करना, मतलब उसको निपटाना, इसे खुले में ना छोड़कर उसको दबाना स्टार्ट कर दिया। Many strange sites have been discovered which show that the Neolithic man buried the dead. बहुत सारी जो साइट्स थी वहाँ से डिस्कवरी पर, वहाँ खोजने पर आर्कियोलॉजिस्ट को जो है कुछ डेड लोगों की ब्यूरिड कब्र वहाँ मिली। द नियोलिथिक मैन मार्क द ब्यूरियल प्लेसेस विद ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स कॉल्ड मैग्लिथ्स। नियोलिथिक जो मैन था उसने ह्यूमन को जहाँ पर ब्यूरिड किया था, जहाँ दफनाया था, वहाँ पर उसने उस ब्यूरियल को इंडिकेट करने के लिए किसकी, वो किस पर्टिकुलर पर्सन किया, या वहाँ पर एक निशान लगाने के लिए। मान लीजिए अगर अब निशान कोई ना लगाया जाए तो क्या होगा, ये पता ही नहीं लगेगा कि वहाँ पर कोई दफनाया हुआ है। तो इसलिए उस पर्सन की दोबारा उसको डिग करके किसी और पर्सन की वहाँ कब्र खोदनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए उसने कि मरे हुए पहले वाले व्यक्ति की कब्र को इस तरह से दोबारा ना खोदा जाए, तो इसके लिए उसने एक मार्क करना शुरू कर दिया। अब वो मार्क जो है उसने किससे किया, बड़े बड़े रेक्टेंगुलर जो स्टोन थे, बड़े बड़े रेक्टेंगुलर शेप के स्टोन्स जो थे, ठीक है, इस तरह के, तो इस तरह के जो स्टोन के बड़े बड़े पत्थर थे उन्हें लगाना उसने ब्यूरियल पर, उसकी कब्र पर शुरू कर दिया, जिसे मैग्लिथ कॉल किया जाता था। मैग्लिथ्स का मतलब हो जाता है लार्ज, बड़े बड़े स्टोन। ओके।